सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, अभी तक हम जो हैं 2Fe2S रिस्क के सेंटर तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो अब हमारा स्टार्ट होएगा नेक्स्ट प्रोटीन फेरिडोक्सिन में ही नेक्स्ट टाइप कौन सा था, 3Fe4S। तो 3Fe4S का आप स्ट्रक्चर बनाइए, एक बार आप स्ट्रक्चर बनाइए। मैंने स्ट्रक्चर तो देखिए वहाँ पर भी बनवा दिया था आपको, ठीक है, लेकिन एक बार बना लीजिए, बना लो, एक बार स्ट्रक्चर बना लो। 3Fe4S का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। बनाइए भाई, सभी बनाओ। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। S16 और S16, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर होता है भाई किसका, 3Fe4S का। 3Fe जो 4S होता है उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखिए 3Fe4S ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दूं मैं कि भाई मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी कि जो फेरिडोक्सिन है ये FeS प्रोटीन, ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पर सभी के सभी जो आयरन एक्टिव साइट है वो हाई स्पिन में ही रहती है हमेशा। किसमें, हाई स्पिन में रहती हैं हमेशा, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पर कोई भी एक एक्टिव साइट है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी। यहाँ पर अभी सभी 2 पॉजिटिव में है, ठीक है, ठीक है। ये अभी सभी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। कोई भी एक एक्टिव साइट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जनरेट करेगी। कौन सी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो हम उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि EPR और ESR कौन एक्टिव होगा। EPR या ESR कौन एक्टिव होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म होगी या ESR मतलब ये ऑक्सीडाइज होगी, या कोई सी नहीं होगी, या कोई एक होगी। ये चीज़ हम देखते हैं। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो आप मैं जो एक रिएक्शन लिखवाऊंगा आपको इसकी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद, वो देखिए आप, वो रिएक्शन क्या है आप नोट डाउन कीजिए। 3Fe4S अभी ये जितने भी 3 Fe है ना वो 2 पॉजिटिव में है। 3 Fe जितने भी 3 है, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, हम बार बार रफ कर दे रहे हैं ना स्ट्रक्चर को, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर S, यहाँ पर S, यहाँ पर S, यहाँ पर S, ये S16 आप बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी ये है ना आयरन, ये कितने में है, 2 पॉजिटिव में है। ये कौन सी फॉर्म है भाई, ये कौन सी फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म। ये है भाई इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। कौन सी है भाई, रिड्यूस्ड फॉर्म है ये। उसके बाद हम क्या कर देखते हैं, यहाँ से ओनली 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी भी एक एक्टिव साइट से। मैंने भाई इस एक्टिव साइट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको कन्वर्ट कर दिया 3 पॉजिटिव में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 3 पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, कोई भी एक जो है किस में चेंज हो जाएगा, 4S में। कोई भी एक जो आयरन है वो किस में चेंज हो जाएगा, 3 पॉजिटिव में। तो ये है इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो 2Fe 2 पॉजिटिव एंड 1Fe 3 पॉजिटिव 4S, ठीक है। 1Fe, इसमें क्या होगा, जो 2Fe होंगे 2 पॉजिटिव और 1Fe 3 पॉजिटिव और इनके साथ 4S मतलब कि जुड़े हुए होंगे। कैसे, ये देख लीजिए। ये इसको क्यों दिखा रहा हूँ मैं, इसको ही देख लो आप। ये इस प्रकार एक एक्टिव साइट ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो एक एक्टिव साइट यहाँ पे +3 में चेंज हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई इसको हम, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बोलते हैं हम इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब देखिए, अब जो मैं आपको डिफाइन करूंगा, अब मैं आपको डिफाइन करूंगा EPR और ESR एक्टिविटी प्रॉपर्टीज की। इसकी जो है EPR और ESR जो एक्टिविटी होती है ना, EPR एक्टिव होगा या ESR इनएक्टिव होगा, ये देखिए। आपको कुछ नहीं करना, आप एक काम करो, यहाँ पर लिखो भी रिड्यूस्ड फॉर्म, या फिर आप ऑक्सीडाइज्ड भी ले सकते हो, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में क्या करेगा, एक कोई भी एक्टिव साइट ने इलेक्ट्रॉन को लेगी और रिड्यूस्ड होगी, रिडक्शन करेगी अपना आपका, ठीक है। लेकिन रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या होगा, क्या होगा, वहाँ पे कोई भी एक एक्टिव अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग में रिड्यूस्ड फॉर्म ले रहे हैं, तो अगर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ले रहे हैं स्टार्टिंग में, तो कोई भी एक एक्टिव साइट अपना रिडक्शन करवाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर ले रहे हैं रिड्यूस्ड फॉर्म क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, ठीक है। यहाँ पर है भाई ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, यहाँ पर क्या है भाई, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म।
ठीक है, हो गया भाई। आप लिखिए यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। 1 1 1 1 कितने हो गए भाई इलेक्ट्रॉन, हो गए ना कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर और डालिए 1 2 1 1 1 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डालिए 1 2 1 1 1 1, ठीक है भाई। ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब आप ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में किसी भी एक एक्टिव साइट से क्या करना है भाई, आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। किसी भी एक एक्टिव साइट से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। कोई भी एक एक्टिव साइट ठान लीजिए और वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए। करो, बनाओ भाई, सभी बनाओ अपनी कॉपी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही मजाक मत लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आयरन सल्फर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेना, प्लांट बैक्टीरिया मिलता है। और जनरली एक चीज़ और बता देता हूँ, लिख लो, ये जो है हम प्लांट्स में देखते हैं, जो फेरिडोक्सिन है हम जनरली प्लांट्स में देखते हैं। कहाँ पर, प्लांट्स में। क्यों, वो मैंने मेरे ख्याल से 2Fe2S में आपको बता भी दिया, प्लांट्स में देखते हैं। क्यों, कहाँ पर देखते हैं हम, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में लास्ट वाला जो पार्ट है ना, वो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया है, पिछला जो अभी लेक्चर अपलोड किया है उसमें बता दिया, ठीक है, ठीक है, देख लेना बैच फर्स्ट, सभी देख लेना इसको, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर EPR और ESR एक्टिविटी के लिए, भाई ये दोनों एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड कर रहे हैं भाई, ठीक है। और यहाँ पर जो नेट स्पिन वैल्यू इन दोनों की आ रही है 0 आ रही है, लेकिन बाद में इन दोनों से जो कपल्ड हुआ वो बना ये, वो जो बना हमारा ये बन गया भाई, ठीक है, ये बन गया। अब इसकी कपलिंग इसके साथ होगी क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिकली नहीं होगी। इन दोनों के आपस में एंटी फेरोमैग्नेटिकली कपल्ड नहीं हो रहा, ये यहाँ पर नेट स्पिन वैल्यू आ रही है और यहाँ पर वैल्यू जो बन रही है, इन तीनों को मिला के अगर हम पैरामैग्नेटिक नेचर देखें कि भाई है या नहीं, तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर है। वो है इस लास्ट वाली एक्टिव साइट के कारण, बिकॉज यहाँ पर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपना पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहे हैं और स्पिन वैल्यू दे रहे हैं 2, क्योंकि 1/2 × 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 × 1/2 2, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर स्पिन वैल्यू आई है, तो ये क्या है भाई, ये जो है EPR और ESR एक्टिव है। क्या है भाई, ये EPR और ESR ये एक्टिव है, ये क्या है, एक्टिव है, ठीक है। अब आइए आप इस पे बिल्कुल सेम इसमें कर दीजिए, ये दोनों तो कपल्ड कर रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिकली और डायमैग्नेटिक नेचर को शो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाली एक्टिव साइट है ना, वो इन दोनों से जो कपल्ड होके फॉर्म आई है, ये वाली कपलिंग हो गई है जो फॉर्म आई है, इसके साथ ये कपल नहीं करेगी। मतलब कि इन तीनों का अगर हम नेचर, तीनों की कपलिंग देखें तो इन तीनों की कपलिंग से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत पैरामैग्नेटिक नेचर है, और या थोड़ा नहीं बहुत है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ही पैरामैग्नेटिक में जा रहे हैं। यहाँ पर 5 जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसके कारण पैरामैग्नेटिक नेचर शो हो रहा है। और जो S की वैल्यू, डेल्टा स्पिन वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5/2, और जिसके कारण यहाँ पर ये भी EPR और ESR एक्टिव कहलाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, जो हमारी ऑक्सीडाइज्ड और जो हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म है, दोनों की दोनों ही क्या है, EPR और ESR एक्टिव है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हमारी ऑक्सीडाइज्ड और जो हमारी रिड्यूस्ड, दोनों की दोनों फॉर्म ही क्या है, EPR और ESR एक्टिव है। क्या है भाई, EPR और ESR एक्टिव है, ठीक है। तो हो गया भाई इतना, ठीक है, डन। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है वो डालिए 4Fe4S की। अब हम जो करेंगे वो करेंगे 4Fe4S। अब हम क्या करेंगे भाई, 4Fe4S को करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब हम जो डिफाइन करेंगे आपके सामने, अब हम करेंगे 4Fe4S को। किसको भाई, 4Fe4S को। लिख लीजिए यहाँ पर क्या डालना है आपको, 4Fe4S। 4Fe4S कुछ नहीं है भाई, एक क्यूब बना लो। स्ट्रक्चर बनवाता हूँ सबसे पहले, एक क्यूब बना लो।
वो तो हाफ क्यूब था, ये जो है कंप्लीट क्यूब होगा, ये जो है कंप्लीट क्यूब होगा हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास एक कंप्लीट क्यूब होगा, ठीक है, ओके। ठीक है, ये इस टाइप से एक क्यूब बना लीजिए। यहाँ पर 4 जगह रख दो Fe, कोई भी 4 कॉर्नर पे Fe रख दो, ठीक है। 4 कॉर्नर जो है Fe से Fe रख दो, और इस कॉर्नर पे भाई सल्फर है, इस कॉर्नर पे भाई सल्फर है, इस कॉर्नर पे सल्फर है, इस कॉर्नर पे सल्फर है, ठीक है। अब देखिए क्या सभी सल्फर 3 मतलब कि इनऑर्गेनिक सल्फाइड से कनेक्ट है? ये सल्फर कनेक्ट है भाई, ये वाला सल्फर भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, ये वाला भी कनेक्ट है, मतलब कि सभी कनेक्टेड हैं। अब 4Fe4S है ना, तो एक जो सल्फर होता है यहाँ पर एस सिस्टीन का होता है। किसका? एस सिस्टीन, एस सिस्टीन, ठीक है, एस सिस्टीन, ठीक है, एस सिस्टीन, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आप नोट डाउन कर लो, ये स्ट्रक्चर जो है आप नोट डाउन कर लो। इसी में हम देखेंगे रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इसी में हम रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म देखेंगे। तो हमारा जो फेरिडॉक्सिन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या होगा? सभी की सभी होंगी पॉजिटिव 2 फॉर्म में, ठीक है, सभी क्या होंगे भाई? पॉजिटिव 2 फॉर्म में। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में क्या होगा? कोई भी एक जो एक्टिव साइट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल सेम वो का वही है, यही रिएक्शन होगी यहाँ पर। 4Fe4S सभी हैं भाई पॉजिटिव 2 में, फिर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया और ये कन्वर्ट हो गए किस में? जो हमारी 3Fe जो है वो तो रही 2Fe, ठीक है, और जो 1Fe जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में? 3Fe जो है वो रहेंगी 2 पॉजिटिव में, और 1Fe जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में? 3 पॉजिटिव में, और यहाँ पर 4S। तो ये रिएक्शन होगी भाई, यहाँ पर इस टाइप की एक रिएक्शन होगी। इसके बाद हम यहाँ पर जो देखेंगे, ये रफ कर रहा हूँ मैं, रिएक्शन देख लेना आप, ठीक है। स्ट्रक्चर में रफ कर रहा हूँ, बना लेना, नोट डाउन कर लेना, स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लेना। ये रिएक्शन लिखवाई वो भी नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आप लिखिए भाई, एक बार वीडियो देख लेते कितना हो गया। चलिए अभी तो 12 मिनट ही हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो पूरा टाइम है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए वही बिल्कुल सेम वही चीज़ लिखनी है। लिखिए आप रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। क्या होता है भाई यहाँ पर? रिड्यूस्ड फॉर्म और जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है वहाँ पर आखिरकार क्या होता है? देखिएगा आप, क्या हम रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या लेंगे? सभी के सभी 2 में मतलब कि बांट लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। 2Fe मतलब कि 2Fe 2 पॉजिटिव 2Fe 2 पॉजिटिव 2 में बांट लेंगे, ठीक है। 2Fe 2 पॉजिटिव 2Fe 2 पॉजिटिव, इस प्रकार कर लेंगे भाई, ठीक है, इस प्रकार हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई 2Fe के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2Fe में मतलब कि d ऑर्बिटल, 2Fe के लिए d ऑर्बिटल बना दो, ये ऊपर d ऑर्बिटल बन गया। 2Fe के लिए मतलब ये बन गया ना, ये बन गया। अब देखिए ये दोनों आपस में कपल्ड कर रहे हैं, और इनके दोनों के आपस में कपल्ड करके जो डेल्टा एस का स्पिन की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 0, वो वैल्यू आ रही है 0 वैल्यू। और फिर वही बिल्कुल सेम इस प्रकार यहाँ पर होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम यहाँ पर होगा। ये आपस में जो स्पिन वैल्यू है इसकी 0 आ जाएगी। अरे ये भाई दोनों स्पिन वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पर। रिड्यूस फॉर्म में जो स्पिन वैल्यू है क्या आ रही है? 0 आई है टोटल स्पिन वैल्यू। तो ये क्या होगा? EPR और ESR इनएक्टिव होगा। क्या होगा भाई? इनएक्टिव। EPR और ESR ये क्या होगा भाई? इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव होगा। अब देखिए मैंने 2 पार्ट में सेपरेट किया है ना इनको। अब देखिए, अब मैं इनमें से किसी भी
एक एक्टिव साइट 2Fe ना, 2Fe में से किसी भी एक एक्टिव साइट में से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो जो 3 Fe बचेंगे वो तो हो जाएंगे क्या, 2 पॉजिटिव, और जो 1 Fe बचेगा वो हो जाएगा 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो 3 Fe हो जाएंगे Fe2 पॉजिटिव। कैसे हुआ भाई ये, इन दोनों में से किसी भी एक को उठाऊंगा और उसमें से ये 2 Fe है ना, इनमें से 2 Fe में से एक Fe में से मैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दूंगा, मतलब कि 2 Fe में से किसी भी एक Fe में से किसी भी एक एक्टिव साइट में से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो बचेगा क्या, 3 Fe तो बचेंगे, 3 Fe बचेंगे हमारे 2 पॉजिटिव, और 1 Fe बचेगा जो हमारा, वो बचेगा क्या भाई, वो बचेगा 3 पॉजिटिव। वो जब हमारा होएगा वो होएगा 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसकी जो हम बनाए, और ये हमेशा रहता है किस प्रकार है, हाई स्पिन में। आयरन फेरिडोक्सिन जो आयरन सल्फर प्रोटीन वो हमेशा हाई स्पिन में रहता है, बिकॉज वहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता। ठीक है, ये बन गया, ये इसके लिए डिफाइन कर दिया मैंने। और इसके लिए जो स्टेट बनेगी, जो कन्फी वो डी ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे वो इस प्रकार होंगे भाई, वो किस प्रकार होंगे, ये वो भी कर दो आप, 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1। देखिए ये दोनों आपस में कपल्ड हो रहे हैं ना, कपल बिल्कुल हो रहे हैं, और ये दोनों आपस में कपल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचने के कारण जो वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है हाफ। देखिए ये दोनों आपस में कपल्ड करके जिसके कारण वैल्यू आई इन दोनों की डेल्टा 0, मतलब कि स्पिन वैल्यू 0। अब उसके बाद ये दोनों बचे, ये दोनों, वहाँ पर क्या हो रहा था भाई, पिछले वाले 3Fe3S में वहाँ पर हम इन दोनों से कपलिंग जो आई थी ना उसको इसके साथ कपल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने पार्ट्स को डिवाइड कर दिया है 2 में। ठीक है, तो उनकी हम कपलिंग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने इनकी कपलिंग देखी भाई, इनकी कपलिंग। ठीक है, इसकी कपलिंग क्या आई भाई, इसकी कपलिंग क्या आई बताइए आप, इसकी कपलिंग क्या आई भाई, 0 आ गई। अब मान लो मैंने इसको, ये जो कपलिंग आई, ये अगर मैं वैसे भी जिस प्रकार आप सोच रहे हो उस प्रकार भी कपल करवा सकता हूँ, इसको इसके साथ कपल कराऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी, आप खुद बताइए, वैल्यू आएगी 2, वैल्यू आएगी 2। और इसको फिर उसके बाद इसको इसके बाद इसके साथ कपल कराऊंगा तो क्या आएगी, वैल्यू आएगी हाफ। इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिंपल सा तरीका ये बताऊंगा कि जो 2 सेपरेट किया ना हमने 2 पार्ट्स में, इनको आपस में कपल कराओ, इनको आपस में कपल कराओ। उसी प्रकार यहाँ पर 3Fe लिए ना हमने, तो 2Fe को आपस में कपल्ड करवाओ, वैल्यू आएगी 0। उसके बाद जो 2Fe बचे ना हमारे पास 2 एक्टिव साइट, उनको आपस में कपल करवाओ। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर इनको कपल करवाया तो डेल्टा से वैल्यू आई 0। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को कपल करवाया तो यहाँ पर सभी कपल हो रहे हैं, ये भी 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 हो रहे हैं, बट ये नहीं हो रहा। इसके कारण जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हाफ, और हाफ आ रही है मतलब कि स्पिन वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई, मतलब कि यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर है, थोड़ा बहुत तो है भाई, जिसके कारण ये EPR और ESR क्या है, एक्टिव हैं, जिसके कारण ये EPR और ESR एक्टिव हैं, जिसके कारण क्या है भाई, ये ESR और EPR एक्टिव हैं। ठीक है, तो लीजिए भाई, तो भाई ये लो, तो ये लीजिए भाई, तो आपका फाइनली फेरिडोक्सिन, रूप्रोडोक्सिन, आयरन सल्फर प्रोटीन कंप्लीट हुआ। फाइनली हमने आज इस लेक्चर में 3 लेक्चर के अंदर, ये लेक्चर छोटा है, 3 लेक्चर के अंदर हमने मान लो 1.5 आवर के अंदर, मतलब कि 1.5 आवर के अंदर हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आने वाला है ना वो आएगा भाई कैटालेज और पेरोक्सीडेज। नेक्स्ट जो आएगा वो कैटालेज और पेरोक्सीडेज आएगा। गजब है भाई, मज़ा आएगा कैटालेज और पेरोक्सीडेज को पढ़ने में। वहाँ पे कैटालिटिक साइकिल्स हैं, उसकी कुछ रिएक्शन होंगी, वो पढ़ने में मज़ा आने वाला है, अच्छा मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। तो जो फेरिडोक्सिन का क्या फंक्शन होता है भाई, क्या होता है आयरन सल्फर प्रोटीन का या फेरिडोक्सिन का, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना। क्या होता है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ओके, तो भाई चलिए ठीक है, मैं एक और वीडियो देख लेता हूँ कितनी है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारा लेक्चर जो है 19 मिनट का तो हो चुका है, लेकिन मैं चलिए आपको कैटालेज और पेरोक्सीडेज के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिटेल तो दे ही देता हूँ। कैटालेज और पेरोक्सीडेज जो है उसके बारे में कुछ एक लाइन है, कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ
कैटालेज और पेरोक्सीडेज के बारे में। जो भी कैटालेज और जो पेरोक्सीडेज है ना, कैटालेज और जो पेरोक्सीडेज है वो एक एंजाइम है, ये तो तुमको पता है भाई। वो क्या है? वो एक एंजाइम्स है। जनरली एक चीज़ और बता देता हूँ, पहले हम क्या करते थे, हम प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्रोटीन, उनको ही एंजाइम्स मानते थे। जो हमारे प्रोटीन होते हैं हम उनको ही क्या मानते थे? एंजाइम्स मानते थे। बट क्या हुआ, फिर उसके बाद कुछ एक रिएक्शन देखी हमने जिनमें नॉन प्रोटीन्स, कुछ एक सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जो कि रिएक्शन करवा रहे थे। क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि कुछ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, कुछ एक प्रोटीन, नॉन प्रोटीन्स थे जो कि रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे थे, जिसके कारण हमको पता चला कि भाई हम तो अभी तक मानते थे कि प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो ही रिएक्शन को मतलब कैटालाइज करवाते हैं, वो ही एंजाइम होते हैं। बट हमने जब ये देखा ना नॉन प्रोटीन और कुछ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, तो हमको पता लगा कि वो भी एंजाइम्स हैं भाई। तो इससे हमारा फाइनल एक डेफिनेशन निकली कि जितने भी ये जो प्रोटीन, नॉन प्रोटीन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहे हैं, वो क्या है? वो एंजाइम्स हैं। वो क्या है भाई? वो एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कैटालाइज और पेरोक्सीडेज के बारे में। तो भाई हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में पता क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ एक रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं, कुछ एक साइड प्रोडक्ट बनते हैं। जब हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होती, हमारी बॉडी को एनर्जी फॉर्मेशन करनी होती है, उस पर रिएक्शन होते टाइम, रिएक्शन होती है ना वहाँ पर, तो उस रिएक्शन टाइम कुछ एक साइड प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, साइड प्रोडक्ट्स जो कि बॉडी में हाईली रिएक्टिव्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं भाई बॉडी के लिए, बॉडी में हाईली रिएक्टिव्स होते हैं। बॉडी में क्यों? वैसे भी हाईली रिएक्टिव होते हैं रेडिकल्स। ठीक है, तो वो रेडिकल्स क्या करते हैं? वो रेडिकल्स सेल को मतलब कि डैमेज करते हैं, कैंसर्स वगैरह, कैंसर, सेल डैमेज, इस टाइप का, मतलब कि अपनी बॉडी में रिएक्शन करके मतलब कि किलिंग, सेल डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस सेल डैमेज से बस वो वेरी हाई हार्मफुल होंगे बॉडी के लिए हार्मफुल तो होंगे ना भाई, सेल को ही डैमेज कर रहे हैं, धीरे धीरे कैंसर कर देंगे। सेल को डैमेज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत कोई रेडिकल होगा जो कैंसर कर देगा, अनकंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन जो होगा उसको अनकंट्रोल कर देगा और कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ एक रेडिकल है जो कि सेल को डैमेज कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, हम जो कैटालेज और पेरोक्सीडेज एक एंजाइम लेके आए जो क्या करता है भाई, जो पेरोक्साइड जो होता है ना, और जो ये रेडिकल्स होते हैं, जो ये पेरोक्साइड या रेडिकल्स जो होते हैं, उनको उनके साथ जो रिएक्शन करके उनको डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि कैटालेज है, जो वो कैटालेज है ना पेरोक्साइड के साथ H2O2 के साथ रिएक्शन करता है और उसको डैमेज, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके साथ जो जितने भी पेरोक्साइड H2O2 को छोड़ के, जैसे कि बेंजोइक पेरोक्साइड, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड्स, ठीक है, इस टाइप से C-OOH, ठीक है, इस टाइप से अदर जो पेरोक्साइड है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी प्रकार हमारा जो पेरोक्सीडेज एंजाइम का भी एक वर्क होता है। ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पेरोक्सीडेज किस प्रकार रिएक्ट करता है, क्या बॉडी में करता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कैटालेज में जो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होती है और वहाँ पर 2H2O2 जो 1 कैटालेज के साथ रिएक्शन करते हैं, बट पेरोक्सीडेज में क्या होता है, 1H2O2 रिएक्ट करता है और उसके बाद जो इन पेरोक्सीडेज और H2O2 की रिएक्शन होकर जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है ना, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रिएक्टेंट्स बोल सकते हो तुम, सबस्ट्रेट बोल सकते हो, उनके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और वापस पेरोक्सीडेज बाहर निकल जाता है और उसको रिड्यूस्ड कर देता है, उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। क्या करता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट की रिड्यूस्ड फॉर्म को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है और AH2 है तो A में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली मतलब कि ये तो ऊपर की ब्रीफ एक समरी टाइप से छोटा मोटा मतलब कि एक स्टोरी सी थी, लेकिन फाइनली अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं वो कैटालेज और पेरोक्सीडेज से स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी हो जाओ भाई, हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम जो कैटालेज और पेरोक्सीडेज करेंगे उसके बाद ब्लू कॉपर प्रोटीन है और फोटोसिंथेसिस और हमारा जो कोबाल्ट विटामिन B12 वो, और सोडियम पोटासियम पंप और सिस्प्लेटिन, मतलब कि कुछ एक टॉपिक बचे हैं जो मैं कवर कर दूंगा मैक्सिमम। मैं आज मतलब आज पूरी कोशिश है कि मैं आज ये टॉपिक्स कवर कर दूं भाई। जानता हूँ मैं सिलेबस जल्दी करवा रहे हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। एक दिन में 2-3 लेक्चर से काम नहीं चलेगा,
क्योंकि मैं पहले ही एक यूनिट को उठा रहा हूँ, एक यूनिट करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई 3-4 यूनिट नहीं ले रहा, क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए भाई मेहनत तो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मैं अकेला हूँ, आपके लिए लगा रहूँगा, ठीक है। एक यूनिट करवा रहा हूँ, उसके बाद सेकंड यूनिट उठाऊंगा। असाइनमेंट भी करवा रहे हैं, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लगे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और ध्यान दो स्टडी पे। कुछ करवा रहे हैं तो कुछ ठीक ही करवा रहे होंगे, गलत सलत तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो मानो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं कैटालेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम को। चलिए ठीक है, बाय।